अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन फार्मूलाज हैं इसके, वो आपको पता होना ज़रूरी हैं ताकि वो थर्ड चैप्टर में पूरे वो अप्लाई होंगे। ठीक है, पहले तो मैं फार्मूलाज को बताऊंगी, फिर उनमें से कुछ को याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम डेरिवेशन के फार्मूलाज जब हमने किए थे तो मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेरिवेशन के फार्मूलाज आते हैं तो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं करेगी। जैसे आपको पता है कि डेरिवेशन में आपके पास साइन एक्स की डेरिवेशन होती है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है डेरिवेशन का, तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्या होगी, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह डेरिवेशन अगर आपके पास कॉस ऑफ एक्स जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव साइन इसके साथ ले जाएं, माइनस कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह डेरिवेशन आपको पता है टेंजेंट ऑफ एक्स की डेरिवेशन थी सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, अब सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है, सेम इसी तरह के डेरिवेशन के फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इंटीग्रेशन की क्या होगी। इस साइड पे इंटीग्रल लगाएंगे और दूसरी साइड पे ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डेरिवेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या होती है, ये होती है 1/1 + x स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेशन पढ़ी थी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इस टर्म की टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ये दोबारा नहीं रिवर्स चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स ये नहीं होगी, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट ये नहीं होगी। ठीक है, और कॉस साइन का तो अलग ही हिसाब है उसको, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को ही आंसर देते हैं, तो इसीलिए उनका अलग हिसाब है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैं कुछ फार्मूलाज के आपको जनरल फॉर्म, पहले तो साइन कॉस के याद करने का मैं तरीका बता देती हूँ। अक्सर आप लोगों ने ये तरीका जो है आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये तो आपको पता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कॉस कहाँ कहाँ 1 वैल्यू देता है, कॉस 0 जो है आपके पास वो 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। यहाँ पे साइन जो है वाई एक्सिस पे यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। हमने इसकी जगह पे फंक्शन लिख लिया। अब आपने एंटी क्लॉकवाइज जो चलना है, जिस हिसाब से आप रोटेशन मेजर करते हैं, वो आपने इंटीग्रेशन के हिसाब से चलना है। ठीक है, और क्लॉकवाइज जो चलना है वो डेरिवेशन के हिसाब से चलना है। बस अब साइन कॉस की इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस की माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स। अब डेरिवेशन में देखते हैं, कॉस एक्स की डेरिवेशन माइनस साइन की डेरिवेशन माइनस कॉस की डेरिवेशन साइन एक्स की डेरिवेशन कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये साइन कॉस की इंटीग्रेशन डेरिवेशन का तो मसला आपका हल हो गया। ये आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, साइड पे ये ड्रॉ करें फटाफट और आपको याद हो जाएगी। याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे कॉस माइनस साइन माइनस, जो नॉर्मली जो आप एंगल मेजर करते हैं जैसे 60, 30, 90, 180, ये आपका इंटीग्रेशन का रोटेशन होती है और ऑपोजिट जो है आपकी डेरिवेशन की होती है। ठीक है, अब एक दो फार्मूलाज और भी बताने, जैसे ये टेंजेंट इनवर्स का जर्नल फार्मूला आपके पास क्या होता है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आज हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी इंटरेस्टेड हैं। अगर ये आपके पास a² x² हो, ठीक है, 1/a² + x² हो, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास होती है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। एक ये इंपॉर्टेंट फार्मूला याद करना है। एक और फार्मूला, इसको नोट कर लिया तो अगला भी आप देख लें कि अगर आपके पास ये डेरिवेशन में भी आपको समझ आ जाएगी ये भी कि 1/√a² - x² d ऑफ x हो, तो ये आपके पास होता है साइन इनवर्स x/a। अगर आपको याद हो तो आपने इसकी डेरिवेशन ये टर्म पढ़ी थी, सेम वही चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये 2-3 फार्मूलाज हैं जो हमारे पास अप्लाई होने हैं। बाकी पावर फार्मूला और नेचुरल लॉग वाला फार्मूला तो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होनी है, वो जब एक्सरसाइज में स्टार्ट होंगी यूज़ होना तो तब मैं आपको बता दूंगी। अभी तो चूँकि हमारे पास ज़रा सिंपल से क्वेश्चन है, तो पहले हम वो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो फार्मूलाज अप्लाई होते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.3, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको हमेशा
आई लेट कर लेना, क्योंकि ये आई बड़ी जगह पे हमारे जाके काम आएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो इंटीग्रेशन में आपने चीज़ देखनी है ना, आपने देखना है पावर फार्मूला तो नहीं लग रहा या नेचुरल लॉ का। अब जो भी टर्म है उसकी डेरिवेशन देखें इसके पास या ऊपर कहीं भी पड़ी है तो पावर फार्मूला या नेचुरल लॉ, वरना हमें टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। अब एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन होती है 2x + 4। हम 2 और 4 तो क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट वेरिएबल नहीं हो सकते। अब यहाँ पे वेरिएबल है नहीं हमारे पास कोई, ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कुछ अप्लाई नहीं होना। तो नीचे वाली जो टर्म है अगर मैं इसके फैक्टर कब बना दूँ, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1/x² है, तो अगर मैं इसको लिख दूँ 2 × 2x + 4 + 9। आप चाहें तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, मैं ज़रा कंप्लीटिंग स्क्वायर से काम कर रही हूँ, ठीक है, जो आपको इजी लगे, ठीक है। अगर फैक्टर्स बन सकते हैं तो ये बनेगा वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, मैं आपको पहले बता दूँ। अच्छा जी, मैंने सिंपली क्या किया है, इस 13 को कट किया, ठीक है, मैंने 4 अलग कर दिया और 9 अलग कर दिए, ये हमारा a² बन गया, ये 2ab बन गया। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा इसको 4 और 9 में कट करना है। मैंने सबसे पहले पहली टर्म का स्क्वायर देख लिया, इसको 2ab बनाना था, 2 फॉर्मूले का बाहर निकाल दिया, a बाहर निकल आया, b आपके पास 2 बचता है, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मुझे अगली टर्म 4 चाहिए जो कि b का स्क्वायर होगा। तो मैंने 13 में से 4 बाहर कर लिया और 9 अलग कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ a² + b² + 2ab, तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर प्लस 9 किसका होल स्क्वायर बनेगा, 3 का, ठीक है, और dx तो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म देखें ज़रा, ये आपके पास आ गया x² + a²। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्लस है तो आगे पीछे भी हो सकते हैं। x² का मतलब है कि x वाली टर्म्स, x के साथ कांस्टेंट भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कांस्टेंट के साथ वेरिएबल फिर नहीं आएगा। x² + a², तो ये हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, मैं भी आपकी सहूलत के लिए दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1/x² + a² dx = टेंजेंट इनवर्स x/a, और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 + c, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x हमारे पास x + 2 है, तो ये हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, ये आएगा इंटीग्रल, सॉरी अब तो इंटीग्रेशन कर दी, a हमारे पास है 1/3, तो ये आ जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स, x हमारे पास है x + 2, तो ये आ जाएगा x + 2 डिवाइडेड बाय 3 + c, ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सबसे पहले लेट कर लेंगे आई। अब आप इसमें कहेंगे इसमें क्या सोचना है, सबसे पहली चीज़ तो ये जहन में रखिएगा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था 3.2 में भी कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आप इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेशन कुछ भी करेंगे तो आप तंग होंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो इसकी पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर आपके पास बाहर आ जाएगा, न्यूमिनेटर आपके पास इनसाइड आ जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 4, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया तो -4। तो अब इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जगह चेंज कभी भी नहीं करेगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 + x², जो आपके पास डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर बचता है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4, और ये जो क्वोशंट शायद इसको कहते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रल सेपरेट किए तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल d(x) माइनस कांस्टेंट बाहर निकाल दें 1/2² + x² d(x). कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती इसलिए इसको फ़ौरन बाहर निकाल देना। दोनों पे मैंने इंटीग्रल अलग किए, नीचे मेरे पास 4 था तो मैंने इसका स्क्वायर बना लिया, तो ये a² + x²। अभी हमने टेंजेंट इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था वो अगेन अप्लाई होगा। अभी d और इंटीग्रल कट जाएंगे तो ये आ जाएगा x - 4 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। अब ये 4 और 2 आपस में कैंसिल होंगे तो आ जाएगा x - 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 + c, तो ये हमारा आ गया रिक्वायर आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बोर्ड में ये बहुत दफ़ा शॉर्ट के लिए आता है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास है 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x। अब पावर फार्मूला, पावर छोड़ के, क्योंकि पावर है नहीं है तो पावर छोड़ के इसकी डेरिवेशन भी हमने चेक करनी है। डिनोमिनेटर में है -1 पावर आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो पावर फार्मूला है ना आपके पास इंटीग्रेशन का, ये n की सब वैल्यूज़ के लिए होता है, लेकिन सिर्फ n की वैल्यू -1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस वीडियो में शायद मैं आपको बताना भूल गई। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि n -1 के लिए ही नहीं होता, ठीक है। ये n की फर्दर सारी वैल्यूज़ के हो सकता है, -1 के लिए नहीं। अगर -1 आ जाए तो नेचुरल लॉग का फार्मूला लगता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये -1 हो जाएगा, तो मतलब नेचुरल लॉग का तो फार्मूला नहीं लग रहा। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी कि जो टर्म आपको लग रही हो कि ज़्यादा तंग कर रही है, मतलब ये टर्म ना होती तो आसान था। अब अगर देखें नेचुरल लॉग एक्स ना होता तो 1/x की नॉर्मल फॉरन डायरेक्ट फार्मूला नेचुरल लॉग एक्स लग जाना था। इसने काम ख़राब कर दिया आपका, तो हम इसी को लेट कर लेंगे, टी लेट करेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा। जिसको लेट करना है उसको हमेशा डेरिवेट भी करना है, ये लाइन याद रखिएगा। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डेरिवेशन 1/x होती है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। x की टर्म्स एक तरफ कर लें, dx/x। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब देखिएगा, इसकी जगह पे तो आ गया t, मैंने इसको t लेट किया था। dx/x की जगह मुझे t पुट करना है, dx/x इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, dt। तो ये आ जाएगा इंटीग्रल dt/t। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ t, और ये आ जाएगा +c। नेचुरल लॉग ऑफ t को आपने क्या लेट किया था, नेचुरल लॉग ऑफ x। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये रिक्वायर आंसर आ गया। एक तो इसका तरीका ये जो सबसे आसान है, सब्स्टिट्यूशन का मेथड हमेशा आसान होता है। नहीं तो एक इसका सेकंड मेथड मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप उससे करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। सेकंड इसका मेथड ये आपके पास होता है कि 1/x नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो क्या मैं इस टर्म को इस तरह से लिख सकती हूँ, 1/x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लिख सकती हूँ ना। 1/x है तो ये ऊपर जाके भी आपके पास 1/x बन सकता है। जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअली न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर होता है। अब देखें ज़रा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, 1/x, वो ऊपर पड़ी हुई है। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी हो तो वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था +c। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। अब कई क्वेश्चंस में आपको ना आइडिया नहीं हुआ करेगा कि ये ऊपर जाके क्या टर्म बननी है, इसलिए क्योंकि हम आगे फर्दर जाके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, इसलिए बेहतर है आप अभी से उसको सीख लें। नहीं तो ये आसान सा छोटा सा इसका आंसर ये भी ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम फटाफट लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू, ये आ गया e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x +3, और साथ dx भी आएगा। dx तो नहीं हम भूल सकते, ज़ाहिर है इंटीग्रल है तो इंटीग्रल को कंप्लीट तो हमने करना ही करना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि डिनोमिनेटर, पहले तो पावर फार्मूला देखें, इसकी होल पावर क्या बनती है 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी तो पावर फार्मूला तो नहीं लग रहा। दूसरा नेचुरल लॉग का डिनोमिनेटर की टर्म है ex +3, इसकी डेरिवेशन क्या होगी, 3 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। e⁻x की डेरिवेशन या इंटीग्रेशन e⁻x रहती है जो कि ऊपर मौजूद है। जो नीचे टर्म है उसकी डेरिवेशन ऊपर मौजूद है, तो हमारे पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e⁻x +3 +c, ठीक है। इसमें मैंने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया ये मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है वो ये है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो आपके पास, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग पावर, उसकी डेरिवेशन ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी पावर ऊपर, डेरिवेशन ऊपर पड़ी है, तो ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट एक्सप्रेशन। याद रखिएगा इसमें पावर का कोई रोल नहीं है, इंक्लूडिंग पावर, जो भी एक्सप्रेशन है उसकी डेरिवेशन इंक्लूडिंग पावर ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा नेचुरल लॉग एक्सप्रेशन +c। ये ज़्यादातर जो होता है ना
ये अगर आप कहें तो ये फेवरेबल होता है n की पावर 1 के लिए, अगर डिनोमिनेटर में n की पावर 1 है, जो कि न्यूमरेटर में आके आपके पास -1 बन सकती है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन वही जो अभी हम फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस है। सबसे पहले तो इसको लेट कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने पहले पावर फार्मूला, फिर नेचुरल लॉग, उसके बाद कुछ और सोचना है। अब अगर मैं देखूं तो पावर इसकी 1/2 है और पावर समेत तो इसकी डेरिवेशन ऊपर नहीं पड़ी हुई, तो नेचुरल लॉग तो नहीं लगेगा। तो अगर पावर n 1 के अलावा कुछ भी हो तो आप उसको ऊपर लेके जाएं तो आपके पास क्या टर्म बनेगी, ये बन जाएगा इंटीग्रल x² प्लस 2bx प्लस c की पावर -1/2। साथ एक्सप्रेशन है आपके पास x प्लस b डी ऑफ x। अब देखें, अगर मैं इस 1/2 पे हाथ रख दूं तो बाकी की टर्म की डेरिवेशन, इस टर्म की डेरिवेशन क्या बनती है, x² की क्या बन जाएगी 2x प्लस x की डेरिवेशन 1, 2b एज इट इज़ आ जाएगा, c कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2b। तो आगे आपके पास पड़ा हुआ है x प्लस b, क्या चीज़ कम है, 2 कम है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। डेरिवेशन में अगर किसी भी चीज़ में आपके पास 2 या कांस्टेंट कोई कम या ज़्यादा हो तो वो आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल अरेंज नहीं हो सकता। ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस बी डी ऑफ एक्स। अब जो 2 मल्टीप्लाई वाला है इसको हम इनसाइड ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रल 1/2 बाहर x² 2bx प्लस c माइनस 1/2। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2b डी ऑफ एक्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैडम इसके साथ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन में आप दोनों में से किसी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों के साथ नहीं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता ना तब आप इसके साथ भी करते हो और इसके साथ भी। अब देखें, पावर छोड़ के इसकी डेरिवेशन आगे पड़ी हुई है तो पावर फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज़ x² प्लस 2bx प्लस c, पावर में एक ऐड करेंगे, सेम यही टर्म नीचे आ गई प्लस c। 1/2 प्लस 1 हमारे पास होता है 1/2, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2 x² 2bx प्लस c 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बन जाएगी x² 2bx प्लस c और ये प्लस c। अब अगर आप देखें ये और c आपको लगेंगे जैसे सेम है तो मैं ऊपर से इसको c प्राइम करती जाऊंगी ताकि ये निशानी रहे कि ये c तो क्वेश्चन का c है ना, जो उसको पता होगा क्या c है, ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। हमने सिर्फ इसको सिंबॉलिकली साथ लिखना होता है, इसको लेके कोई हमने सीरियस नहीं होना कि ये c ही रहेगा। तो जब भी अगर हम देखें कि क्वेश्चन के अंदर उसने c यूज़ किया हुआ है तो उसको डिफरेंट दिखाने के लिए हम इसको c बार भी लिख सकते हैं, c1 भी लिख सकते हैं, c स्टार भी लिख सकते हैं, कुछ भी कि लगे ये इससे डिफरेंट है। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको लेट कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू। अब अगेन आप देखिए नीचे वाली जो टर्म जो है उसकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है कि हम इस पे पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं। पावर छोड़ के टेंजेंट x की डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर x भी पड़ी है, तो क्या मैं इस टर्म को लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे ना एक तो आप डायरेक्ट फॉर्म भी करेंगे, एक मैं आपको और भी बताती हूँ इसके आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट ऑफ x माइनस 1/2 सीकेंट स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। पावर छोड़ के टेंजेंट x की डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर साथ पड़ी हुई है तो पावर फॉर्मूला लग जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c आ गया, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा टेंजेंट x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, यानी कि स्क्वायर रूट टेंजेंट x इंटू 2 प्लस c। ये तो आ गया आपके पास डायरेक्ट मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें तब कितना आसान आपके पास काम हो जाता है, क्योंकि ये वैसे ही स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है तो वो इतना आपको आइडिया नहीं होगा। अब इस ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, जब स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो हमेशा उसको लेट कर लेना आपने, ठीक है। अगर मैं इसको लेट कर लूँ t इज इक्वल्स टू
टेंजेंट ऑफ एक्स, जिसको लेट करना है उसको डेरिवेट करना है, तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। डी एक्स को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास डी टी बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। ये टर्म बन गई, इसको क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं, ठीक है, इसी जगह पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ। ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, डी टी। नीचे वाली टर्म क्या बन गई, टी और उसकी पावर 1/2। अब इसकी पावर उठा के ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगी टी माइनस 1/2 डी टी। सीधा सीधा पावर फॉर्मूला नज़र आ रहा है, -1/2 + 1 -1/2 + 1, तो ये आपके पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट टी प्लस सी। एंड पे इस टी की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया। जो बच्चों को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगेगा वो उससे ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन से नहीं करने को दिल, तो आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। याद रखें, सब्स्टिट्यूशन जो है ये एक मेथड का नाम नहीं है, ये आपकी हेल्प करता है एक लेंथी प्रोसीजर्स को जो है ना वो ज़रा शॉर्टकट करने के लिए। अभी देखने में तो ये आपको लगेगा कि ये ऑलरेडी शॉर्ट था, ये चूँकि है ही क्वेश्चन शॉर्ट, तो आपको इतना फील नहीं होगा। आगे फर्दर क्वेश्चंस में जाके आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तक जो हमने सब्स्टिट्यूशन का मेथड पढ़ा था वो एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब नॉर्मल काम है, आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन में a² माइनस x² आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह a साइन थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। जो भी a है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, x मतलब उसकी जगह आपने थीटा ही पुट कर देना है। इस पूरी टर्म x की जगह पे आपने ये टर्म पुट कर देनी है, ठीक है। सेकेंड, अगर आपके पास अब यहाँ पे x² नेगेटिव था, अब अगर a नेगेटिव हो यानी कि x² माइनस a² की फॉर्म हो, तो आप x को हमेशा सपोज करेंगे a सीकेंट थीटा, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे आप a सीकेंट थीटा पुट कर देंगे, a आपकी ये वाली टर्म होगी। तीसरी चीज़, अगर ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं, x² प्लस a² हो या a² प्लस x² हो, दोनों सूरतों में आपने टेंजेंट पुट करना है a टेंजेंट थीटा। ये देख के आपको वैसे ही वो इन्वर्स वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल के, तो उसी से याद रख लीजिएगा। सिर्फ ये 3 सब्स्टिट्यूशंस हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर वो कोई सब्स्टिट्यूशन देता है तो हम उसको बाईपास कर लेंगे इन्हीं मेथड्स के साथ, ठीक है। और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3 आपने मेन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस याद करनी है, ठीक है, क्योंकि अगले जो क्वेश्चन हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। पहली सब्स्टिट्यूशन a² माइनस x² में आपने x को ये पुट करना है, x² माइनस a² है तो x को आपने सीकेंट थीटा, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो a टेंजेंट थीटा। इसको हम कहते थे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हैं। नॉर्मल अर्थमेटिक वैल्यूज़ थी, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। जो पहले सब्स्टिट्यूशन आपको सिखाइए वो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन है। तो इसी की हेल्प से हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। 8 का ए पार्ट तो आज की वीडियो में करेंगे, बी पार्ट मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। अगर आपसे हो गया गुड, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 की स्टेटमेंट सुनिएगा, ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा है कि ये हमारे पास टर्म है, आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको लेट भी कर लेते हैं। लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको नाम दे देते हैं आई का, dx ओवर x² माइनस a²। अभी मैंने आपको ट्रायंगुलर सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस बताई थी, तो उसके हिसाब से अगर आपके पास a नेगेटिव है तो आप इसको x को a सीकेंट थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो हम वही पुट करेंगे, हम करेंगे गेन लेट x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। जिसको लेट करना है हमेशा जो आप सब्स्टिट्यूट करें उस वैल्यू को आपने हमेशा डेरिवेट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा dx ओवर d थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल d थीटा है, a कांस्टेंट है। सीकेंट थीटा की डेरिवेशन होती है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ये आ गए। अब देखें, इस dx की जगह पे हमने ये एक्सप्रेशन पुट कर देना है, इस x² की जगह पे हमने ये पुट कर देना है x सीकेंट थीटा, ठीक है। पुट करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये क्या टर्म बनी। तो ये हमारे पास आई जो है ये बन गया, dx की जगह पे आ गया a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म आ गई, डिनोमिनेटर में आ गया a सीकेंट थीटा
cos स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साथ d थीटा। ठीक है, अब ये a स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, चूँकि स्क्वायर है तो बाहर आके a हो जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। चले मैं इसको स्टेप वाइज ही कर देती हूँ। मैंने a स्क्वायर को कॉमन लिया तो आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, सॉरी -1 ही आएगा क्योंकि आपने कॉमन ले लिया, इधर d थीटा भी था। सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? ये होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना 9th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज पढ़े थे कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आपके पास होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा इंटीग्रल a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर आप देखें दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और स्क्वायर फॉर्म में है तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जो टर्म आएगी वो आएगी a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय a टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ कैंसिल होगी? हमारे पास टेंजेंट थीटा से a से कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास टर्म आ जाएगी सीकेंट थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं आपको बताने लगी हूँ। फॉर्मूला इस ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा हमारे पास बराबर होती है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा के। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास सप्लाई होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी। अब अगर आप देखें हमारी तरफ से तो ये आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन एक्स में था और उसकी राइट साइड क्या थी? ये देखें नेचुरल लॉग और अंदर सारी आपके पास x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मतलब है अब इसमें हमने सब्सिट्यूट करनी है वैल्यू। हमारे पास जो वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं वो हमेशा हम यहाँ से सब्सिट्यूट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे सब्सिट्यूट करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आया था। जो आंसर आया था वो हमारे पास टर्म थी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सी, और हमने लेट क्या किया था? हमने लेट किया था x को a सीकेंट थीटा। इसमें से अगर सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो a उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब है सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई है। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। सीकेंट की वैल्यू है, मुझे टेंजेंट की चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूँगी? इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा? सीकेंट थीटा की वैल्यू आप पुट कर दें x/a स्क्वायर -1 और इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट की भी वैल्यू आ गई, सीकेंट की भी आ गई। अब हम अपने आंसर में पुट करते हैं। आंसर आ गया नेचुरल लॉग x/a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस सी। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो स्क्वायर था, यहाँ a कैसे आ गया? चूँकि a स्क्वायर था तो इसको हमने स्क्वायर रूट से कट कर लिया। फर्दर इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस सी। ठीक है, नेचुरल लॉग का रूल है हमारे पास। क्या रूल होता है नेचुरल लॉग का? कि अगर नेचुरल लॉग n/m है, ये आपने प्रीवियस मेरी काफ़ी वीडियोस में सुना होगा, नेचुरल लॉग m/n आपके पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। ये नेचुरल लॉग का रूल होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि m/n को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इनको अलग अलग कर देंगे। ये आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी। नेचुरल लॉग ऑफ a का मतलब है कांस्टेंट, जो भी a होगा वैल्यू पुट करेंगे कोई कांस्टेंट आएगा, ये भी एक कांस्टेंट है। जब भी दो कांस्टेंट लिखे हो तो हम उनको क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं ना, दोनों कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? हमें एक्चुअली ये टर्म नहीं चाहिए, हम ऊपर वाले जितने भी c है ना उनको प्राइम लिख देंगे कि कोई c है, ये भी c प्राइम है, और यहाँ पे हम एक लाइन लिख देंगे कि c इज इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस c प्राइम, कि दोनों को ऐड किया तो एक नया कांस्टेंट आ गया। ठीक है,
तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर आंसर है जो कि हमने कैलकुलेट करना था और ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये इसके इक्वल है। ये प्रूफ हो गया। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस इसमें एक ट्रायंगुलर सब्स्टिट्यूशन लगनी है, फिर ट्रायंगुलर मैं कह रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगनी है, वो पुट करनी है और आपने सीकेंड को सीकेंड की वैल्यूज़ सीकेंड की और टेंजेंट की वैल्यू लगानी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये थी हमारी आज की वीडियो। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें कि क्या चीज़ आपको, आपके अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, मोटिवेशन भी मिलती है मज़ीद वीडियोस के लिए। लेकिन आपको क्या और मज़ीद रिक्वायर है, या अगर आपको ज़्यादा बेहतर इससे कुछ पता है या कोई क्यूरी है, कुछ भी है, आप कमेंट में बताया करें मुझे। थैंक यू सो मच।